हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशंस का लेक्चर मैं पहले ही दे चुका हूँ। आज का लेक्चर होगा हमारा फंक्शंस के ऊपर। फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर कि एनी रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। अब आपको यहाँ पर पहले ईच एलिमेंट इसका मतलब और यूनिक एलिमेंट इसका मतलब ये आपको समझना है। इसको मैं कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करूंगा आपको यहाँ पर, तब हम फिर से इस डेफिनेशन पे आएंगे, तभी इसको हम ढंग से समझ सकते हैं। तो अब हम मान लेते हैं, अच्छा यहाँ पर ए हमारा सेट है 1 2 3 और हमने एक सेट बी मान लिया 3 5 7। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स, हमने रिलेशन चैप्टर में पढ़ा है कि रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब यहाँ पर रिलेशन से ही रिलेटेड कुछ बातें होंगी। अगर आपने रिलेशन नहीं पढ़ा है तो मेरा वीडियो आप उसमें देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, जिससे कि आपको ये फंक्शंस ज़्यादा ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि रिलेशन जो होता है वो हमारा ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो हम उसके लिए यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालते हैं और उसके कुछ एलिमेंट्स लेकर रिलेशन लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक रिलेशन ए से बी पर ले लेता हूँ। मान लिया हमने कि कोई रिलेशन है 1 5 2 7 3 3। अब हमको यहाँ पर ये चेक करना है कि ये फंक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि डेफिनेशन में देखिए ये लिखा है कि एनी रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन, यानी कि कोई रिलेशन ही फंक्शन कहलाएगा। अब कोई रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा, तो इसके लिए यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, उनको आप यहाँ पर समझेंगे इन एग्जाम्पल से। तो हमने ये मान लिया कि कोई रिलेशन ये दिया गया है। अब दो कंडीशंस क्या हैं यहाँ पर, इसको समझिएगा। ईच एलिमेंट ऑफ ए मीन्स कि ए का हर एलिमेंट, ए के सभी एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट। यूनिक एलिमेंट मतलब कि एक एलिमेंट से एसोसिएटेड हो। मीन्स कि जैसे 1 देखिए यहाँ पर 5 से एसोसिएटेड है। ये जो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर हैं, इनमें जो पहले पहले नंबर्स होते हैं वो इस ए सेट के होते हैं, और जो दूसरे दूसरे नंबर्स होते हैं देखिए 5 7 3, ये इस सेट बी के होते हैं। तो ए के सारे एलिमेंट बी के किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड हो। मतलब 1 देखिए यहाँ पर जैसे 5 से रिलेटेड है, 2 देखिए यहाँ पर 7 से रिलेटेड है, और 3 से रिलेटेड है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी के किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड हैं। 1 केवल 5 से रिलेटेड है, 2 केवल 7 से रिलेटेड है, और 3 केवल 3 से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो हो रही है। ईच एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट, मतलब हर एलिमेंट ए का बी के किसी एक एलिमेंट से एसोसिएटेड है। जैसे अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ और रिलेशंस। जैसे हमने ये लिखा कि 1 5, इस बात को आप समझिएगा ढंग से, 2 7। तो अब हमने एक और रिलेशन यहाँ पर ले लिया है। तो इसमें देखिए कि ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। जैसे इसमें देखिए 1 5 से रिलेटेड है, 2 7 से रिलेटेड है। तो यहाँ पर 3 किसी से भी रिलेटेड नहीं है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये जो है हमारा फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 किसी से भी रिलेटेड नहीं है। इस कंडीशन को आप फिर से समझिएगा कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो बी के किसी ना किसी एक एलिमेंट से जरूर एसोसिएट होना चाहिए। तो अब यहाँ पर 3 नहीं एसोसिएटेड, तो यहाँ पर ये फंक्शन नहीं होगा। इसको हम लिख देंगे नॉट फंक्शन। अब हम एक दूसरी कंडीशन पर भी आते हैं। एक और हम यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल रिलेशन का, 1 5 2 7 3 3 और 3 7। अब हमने एक और ये रिलेशन लिया। इसमें देखिए यहाँ पर 1
किसी से भी रिलेटेड है, 2 भी किसी ना किसी से रिलेटेड है, 3 भी किसी ना किसी से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर इस 3 को देखिए, ये 2 एलिमेंट से रिलेटेड है। ए का ये एलिमेंट 3 जो है वो बी के इस 3 से भी रिलेटेड है। देखिए 3,3 आया यहाँ पे। और ए का ये एलिमेंट 3 बी के 7 से भी रिलेटेड है। तो ए का ये एलिमेंट जो 3 है, ये देखिए यहाँ पर 2 बार आ गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी एक एलिमेंट से ही रिलेटेड होना चाहिए। ये लिखा है साफ साफ, यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए का हर एलिमेंट बी के किसी एक एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि 3 जो है, ये ए का ये एलिमेंट 3 बी के 2 एलिमेंट 3 और 7 से देखिए रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये यूनिक एलिमेंट वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, तो ये भी जो है वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से आपके सामने 2 कंडीशन आई हैं स्टूडेंट्स। देखिए 2 कंडीशन क्या है कि यहाँ पर ए का हर एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट जो है वो एसोसिएटेड होना चाहिए, और बी के किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, एक से ज़्यादा से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर इस एग्जाम्पल में 3 जो है ए का एलिमेंट जो था वो बी के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं था, इसलिए ये नॉट फंक्शन हुआ। और यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देखिए 3 जो है वो एक से ज़्यादा से रिलेटेड हो गया, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं हुआ। एक बार फिर से हम इस एग्जाम्पल में आते हैं। देखिए 1 2 3 यानी कि ए का हर एलिमेंट बी के किसी ना किसी सिंगल एलिमेंट से रिलेटेड है। देखिए 1 केवल 5 से रिलेटेड है, 2 केवल 7 से रिलेटेड है, और 3 केवल 3 से रिलेटेड है। तो ये जो रिलेशन है ये हमारा फंक्शन होगा। तो इन एग्जाम्पल से आप समझ पा रहे होंगे कि कोई भी रिलेशन जो है वो फंक्शन कब होगा। ये तीनों रिलेशन तो हैं, लेकिन उसमें फंक्शन यही है, और ये दोनों जो हैं वो फंक्शन नहीं होंगे। हर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होता है, लेकिन हर फंक्शन जो है वो रिलेशन जरूर होता है। तो स्टूडेंट्स, अब इन एग्जाम्पल से हमारे सामने 2 कंडीशंस आती हैं कि किन कंडीशंस पे कोई रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं। डोमेन आर इक्वल टू ए होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जैसे ये हमारा फंक्शन है, इसका अगर हम डोमेन देखते हैं तो ये 1 2 3 आएगा। तो ये 1 2 3 ये जो हमारा इसका डोमेन आ रहा है, रिलेशन का डोमेन हम जानते हैं कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके पहले पहले जो कंपोनेंट हैं वो लेके डोमेन बनता है। तो देखिए 1 2 3 इसका डोमेन ये होगा जो कि इस ए के बराबर होगा। तो यहाँ पर पहली कंडीशन आती है कि डोमेन आर इक्वल टू ए होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर इसका डोमेन 1 2 है, तो ये ए के बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। ठीक, अब दूसरी कंडीशन आती है स्टूडेंट्स कि नो रिपीटेशन अलाउड ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ए के एलिमेंट्स का रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है यहाँ पर। उसका यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल में कि 1 एक बार आया डोमेन में, केवल 2 एक बार आया, लेकिन ये 3 जो है वो 2 बार आ गया है। तो यहाँ पर डोमेन का एलिमेंट जो 3 है उसका रिपीटेशन हो गया है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो इस रीज़न से ये जो है हमारा फंक्शन नहीं होगा, केवल रिलेशन होगा। और जबकि इसमें देखिए यहाँ पे डोमेन ए के बराबर है और डोमेन का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। तो हमारे सामने ये 2 कंडीशंस आ जाती हैं कि डोमेन आर जो है वो ए का होना चाहिए और ए का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अगर ये 2 कंडीशंस को कोई रिलेशन फॉलो कर रहा है तो वो फंक्शन कहलाएगा। कुल मिला के फंक्शन एक तरह का रिलेशन ही है, बस सिर्फ ये 2 कंडीशन फॉलो हों। तो अब स्टूडेंट्स हम आते हैं ये ऑर्डर्ड पेयर के टर्म्स में रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं होगा, ये मैंने बताया। अब हम आते हैं इसके एरो डायग्राम पे। जैसे मैं इस रिलेशन आर का एरो डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ। पहले का तो इसमें देखिए यहाँ पर हम करते क्या हैं, एरो डायग्राम आपने ये रिलेशन में पढ़ा है कि हम सेट्स को सर्किल या एलिप्स से शो कर देते हैं। ए और बी हमने इनको सेट्स मान लिया, ये जो भी 2 सेट्स ए और बी जिनके प्रोडक्ट से हमको ये रिलेशन मिला है, ये ए हम यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं, ए और बी। अब इसमें हम ए के एलिमेंट लिख लेंगे यहाँ पर 1 2 3,
और इसमें बी के एलिमेंट लिख लेंगे 3, 5, 7। इसका हम पहला, इसको मैं अब R1 R2 R3 कर देता हूँ, R1 R2 R3। तो ये हमारा रिलेशन जो है वो R1 है। अब 1 देखिए 5 से रिलेटेड है, तो हमने इस 1 को 5 से मिला दिया। 2 7 से रिलेटेड है, तो 2 को 7 से रिलेटेड दिखा दिया। 3 3 से रिलेटेड है, तो 3 को 3 से मिला दिया। तो इस तरीके से इसका हमारा ये एरो डायग्राम बन गया। अब हम आते हैं R2 का। R2 के लिए भी हम इसी तरह का कुछ काम करेंगे। R2 के लिए भी हमने यहाँ पर ये A और B इनको कर दिया। ये 1 2 3 3 5 7 लिख लिया। 1 को 5 से हमने यहाँ पर एसोसिएटेड दिखा दिया, 2 को 7 से दिखा दिया। इस तरीके से हमारा ये वेन डायग्राम बनता है। ये हमारा R2 हो गया। अब हम R3 पर आते हैं। A और B फिर वही दो सेट ले लिए हमने, 1 2 3 इसमें A के एलिमेंट, 3 5 7 इसमें B के एलिमेंट लिख दिए, और ये हमने शो कर दिया कि ये R3 रिलेशन है। इसका ये एरो डायग्राम है। तो देखिए 1 5 से रिलेटेड है, 2 7 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, और 3 7 से भी रिलेटेड है। तो 3 को हमने यहाँ पर 7 से भी रिलेटेड दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पर इन रिलेशंस को, ये 3 रिलेशंस थे ऑर्डर्ड पेयर में, उनके ये एरो डायग्राम हो गए। अब हम इसको देख के कैसे यहाँ पर तय करेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पर देखिए कि इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। जैसे 1 2 3 किसी ना किसी से रिलेटेड हैं, तो ये यहाँ पर फंक्शन था। आपने देखा कि ये यहाँ पर फंक्शन था। बहुत ढंग से इसको आप समझिएगा। इधर का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, हर एलिमेंट किसी ना किसी से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये 3 जो है, इसको 3 को आप ढंग से देखिएगा, ये किसी से भी रिलेटेड नहीं है, ये B के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि इधर का कोई भी एलिमेंट ऐसा हो जो किसी से भी रिलेटेड ना हो। अगर ऐसी स्थिति आती है तो ये नॉट फंक्शन होगा। अब दूसरी स्थिति क्या है कि इधर का कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। वो इसमें देखिए A का ये एलिमेंट जो 3 है वो B के 2 एलिमेंट से रिलेटेड है। 3 3 से भी रिलेटेड है, 3 7 से भी रिलेटेड है। तो ये भी जो है वो नॉट फंक्शन होगा। तो दो कंडीशन आपके सामने आती हैं कि A का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो B के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो। तो यहाँ पर 3 ऐसा एलिमेंट था जो B के किसी भी एलिमेंट से देखिए रिलेटेड नहीं है। तो इस कंडीशन में ये फंक्शन नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि A का कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। जैसे ये 2 एलिमेंट से रिलेटेड हो गया, तो ये भी फंक्शन नहीं है। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि ये दोनों कंडीशंस इसमें फॉलो हो रही हैं। 1 2 3 सारे एलिमेंट जो हैं वो इधर के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, और कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो ये फंक्शन होगा। स्टूडेंट्स, जो रिलेशन फंक्शन होता है तो उसका जो एरो डायग्राम होता है, जैसे ये फंक्शन का एरो डायग्राम हुआ, तो इसको हम मैपिंग बोलेंगे। फंक्शन या मैपिंग, इसको अब एक नया वर्ड आपके सामने आया है कि ये मैपिंग कहलाएगा। इनको हम मैपिंग नहीं बोलेंगे, ये केवल जो है वो रिलेशन का एरो डायग्राम कहा जाएगा। तो इसको तो हम केवल एरो डायग्राम ऑफ रिलेशन बोलेंगे, और ये भी एरो डायग्राम ऑफ रिलेशन है, बट ये रिलेशन जो है वो फंक्शन है, तो इसको हम यहाँ पर मैपिंग बोलेंगे। अब स्टूडेंट्स, इन स्थितियों को आप समझ चुके होंगे। इस कंडीशन को आप देखिएगा जिसमें लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और बताता हूँ यहाँ पर। जैसे कि ये 1 2 है और इधर मान लीजिए ये 3 5 है, तो ये कंडीशन, इस तरह की कंडीशन यहाँ पर नहीं हो सकती है। देखिएगा इसको ढंग से। कंडीशन क्या है ये कि 1 2 से रिलेटेड नहीं हो सकता है, मतलब कि ये स्थिति जो है वो नहीं होनी चाहिए, ये अलाउड नहीं है। जबकि ये स्थिति जो है वो अलाउड है। इस बात को आप समझिएगा। जैसे यहाँ पर इधर ये कोई एलिमेंट है
1 2 3 और इधर कोई एलिमेंट है 5, तो इधर के ये 3 एलिमेंट किसी एक से रिलेटेड हैं, ये अलाउड है। लेकिन इधर का कोई एक एलिमेंट एक से ज़्यादा से रिलेटेड है, जैसे ये 1 और इधर ये मान लीजिए ये 1 2 3 हैं, तो ये अलाउड नहीं है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक नया वर्ड आएगा कि इधर ये जो भी एलिमेंट्स हैं ये इमेज कहलाते हैं और इधर ये जो भी एलिमेंट्स हैं वो प्री इमेज कहलाते हैं। क्या कहा जाएगा कि 1 की इमेज 5 है, 1 5 से यहाँ पर रिलेटेड है तो 1 की इमेज 5 है, 2 7 से रिलेटेड है तो 2 की इमेज 7 है, और 3 जो है वो देखिए 3 से रिलेटेड है तो 3 की इमेज 3 है। ऐसा केवल जो फंक्शन होगा मैपिंग उसी में ऐसा कहा जाएगा, ये रिलेशन में ऐसा नहीं बोला जाएगा। स्टूडेंट्स आते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ ए फंक्शन, कैसे इसको डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर इसको शो करने का लिखने का तरीका है लेट एफ सच दैट ए टू बी, इस तरीके से यहाँ पर फंक्शन को शो किया जाता है। हमको मालूम है कि जैसे रिलेशन जो है हमारा सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, तो फंक्शन भी रिलेशन ही है तो वो भी सबसेट होगा हमारा ए क्रॉस बी का। यानी कि फंक्शन या रिलेशन जो है वो किन्हीं दो सेट के प्रोडक्ट से आया होगा, तो वही दो सेट यहाँ पर लिए जाते हैं, ए एरो बी करके लिखे जाते हैं और फंक्शन को हम एफ से शो करते हैं। अब यहाँ पर एक रूल दिया जाता है फंक्शन का कि इस रूल के द्वारा ही जो है एलिमेंट्स ए के बी से रिलेटेड हैं, तो उसके लिए ये रूल दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हर एग्जाम्पल में आपको अलग अलग मिलेगा और ये ए और बी दो सेट हैं वो आपको दिए गए हैं। अब इससे हम कैसे फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में बनाएंगे, कैसे उसकी हम मैपिंग एरो डायग्राम बनाएंगे, इसको आप यहाँ पर समझिएगा। ये जो हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है, इसमें हम x की जगह a के एलिमेंट्स रखेंगे। तो x की जगह जब हमने यहाँ पे -1 रखा तो ये +1 आ जाएगा। x की जगह जब हम यहाँ पर 0 रखेंगे, a के एलिमेंट्स हमें यहाँ पर x की जगह रखने हैं, तो हमारा ये 0 आएगा। जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे इसमें तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। जब हम a का एलिमेंट 2 रखेंगे इसमें देखिए x की जगह 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा। तो अब इस तरीके से ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी हम यहाँ पर इमेज निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अब स्टूडेंट्स देखिएगा, ये जो भी हमको वैल्यूज़ मिली वो वैल्यूज़ निश्चित रूप से इस b की ही होंगी। b की सारी भले ना आए वैल्यूज़, लेकिन जितनी भी आएंगी वो b की ही होंगी। देखिए 1 0 और 4, तो ये एलिमेंट्स आपको b में मिलेंगे। और इधर स्टूडेंट जो हमको एलिमेंट्स यहाँ पर पुट करे हैं हमने x की जगह, वो हमको करने हैं a के एलिमेंट। अब ये a जो है वो हमारा डोमेन कहलाता है और ये जो भी हमको इमेजेस मिली यहाँ पर ये बोला जाएगा कि -1 की इमेज 1 है, 0 की इमेज 0 है, 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 4 है। तो ये जो भी हमको मिला है ये रेंज कहलाएगा। अब हम यहाँ पर रेंज समझ गए कि 0 1 और 4 होगी और a के एलिमेंट जो भी हैं वो हमारे डोमेन हो जाएंगे। अब हमको फंक्शन लिखना है, तो यहाँ पर फंक्शन जो हमारा लिखा जाएगा f से हम इसको अब शो करेंगे। जैसे रिलेशन को r से शो करते थे, फंक्शन को f से शो करेंगे। तो -1 की इमेज 1 आई है तो -1, 1 इस तरीके से हम ऑर्डर्ड पेयर बना देंगे। 0 की इमेज 0 आई है तो 0, 0, 1 की इमेज 1 आई है तो 1, 1 और 2 की इमेज 4 आई है तो 2, 4। तो इस तरीके से ये फंक्शन हमको ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में मिल जाएगा। तो हमको करना क्या है कि यहाँ पर ये जो भी रूल दिया गया है फंक्शन का इस तरीके से आपको दिया जाएगा, उसमें x की जगह ये a के एलिमेंट रखेंगे जिनको कि हम डोमेन बोलते हैं। उससे हमको यहाँ पर जो भी इमेजेस मिलेंगी वो रेंज बन जाएंगी और इनको इस तरीके से हम ऑर्डर्ड पेयर बना के लिख देंगे तो फंक्शन मिल जाएगा। अब इसकी हम रेंज लिखते हैं, रेंज ऑफ f। तो रेंज जो है ये एलिमेंट्स होंगे 0 1 4 जो भी इमेज आएंगे। तो जितनी भी इमेज आती हैं उनसे मिलकर रेंज बनती है। और कोडोमेन स्टूडेंट्स अब एक और यहाँ पर नई चीज़ है, तो कोडोमेन ये जो हमारा b है यहाँ पर ये कोडोमेन होता है।
ए डोमेन, बी कोडोमेन और बी के कुछ एलिमेंट्स से देखिए या सारे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, इनसे हमको क्या मिलती है, रेंज मिलती है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि रेंज के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे किसके होंगे, कोडोमेन इस बी के होंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रेंज जो है वो सबसेट और इक्वल सेट होगी बी की, मीन्स की कोडोमेन की। अब हम इसका एरो डायग्राम पे आते हैं। तो एरो डायग्राम मीन्स वही मैपिंग। इसके लिए मैंने ए और बी दो सेट ले लिए हैं, जैसा मैंने अभी पीछे बताया। इसमें ए का एलिमेंट, इसमें बी का एलिमेंट। अब देखिए ये फंक्शन है -1 1 से रिलेटेड है। अब हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि -1 की इमेज 1 है, तो -1 को हमने 1 से मिला दिया। 0 की इमेज 0 है, तो 0 को हमने यहाँ पर 0 से मिला दिया। 1 की इमेज 1 है, तो 1 को हमने यहाँ पर 1 से मिला दिया। और 2 की इमेज देखिए 4 है, तो 2 को 4 से मिला दिया। तो इस तरीके से ये हमको यहाँ पर मैपिंग इस फंक्शन का एरो डायग्राम मिल गया। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं यहाँ पर इनवर्स मैपिंग पे। ये इनवर्स मैपिंग क्या है, आप इसको अब देखिए। सिंपली यहाँ पर इतना तो हम यहाँ पर ये करेंगे, जैसे इनवर्स रिलेशन लिया जाता है वैसे ही यहाँ पर इनवर्स मैपिंग ली जाएगी, या इनवर्स फंक्शन, इसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो इन ऑर्डर्ड पेयर्स को हम यहाँ पर इंटरचेंज कर देंगे फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट्स आपस में। मतलब कि 1 -1 हो जाएगा, 0 0 इसको पलटेंगे तो 0 0 ही रहेगा, 1 1 को पलटेंगे तो ये भी यही रहेगा। इंटरचेंज कर देनी है पोजीशंस, और इसका 4 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमको इनवर्स फंक्शन मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसको एरो डायग्राम से समझते हैं इसकी मैपिंग। जैसे कि यहाँ पर समझिए, इस बात को देखिए कि ए कोई यहाँ पर सेट है और ये बी सेट है। ए से बी पर कोई फंक्शन f है, मान लीजिए ए से बी पर कोई फंक्शन f है। ए के किसी एलिमेंट x की इमेज b का एलिमेंट y है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि fx इक्वल टू y है, और फंक्शन का नोटेशन इस तरीके से लिखा जाएगा f सच दैट a टू b। अब यहाँ पर b से a पर हमारा एक और फंक्शन आ जाएगा जिसको कि हम f इनवर्स से शो करेंगे, और ये f इनवर्स जो है हमारा, इधर देख लीजिए, f इनवर्स जो है वो हमारा b से a पे कहलाएगा, और इस f इनवर्स से y की इमेज जो है वो देखिए, इस f इनवर्स के द्वारा y की इमेज जो है वो x हो जाएगी। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि if fx इक्वल टू y देन f इनवर्स y इक्वल टू x। तो अब इससे आप समझ गए होंगे कि इनवर्स मैपिंग क्या है और कैसे लिखनी है। जैसे एक और एग्जाम्पल आप देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 2 3 है, ये 4 5 है। 2 की इमेज 4 है और 3 की 5 है। तो जैसे f2 इक्वल टू 4 है, तो हम ये कहेंगे कि f इनवर्स 4 इक्वल टू 2 है। इधर से इधर ये f मैपिंग है और इधर से इधर ये f इनवर्स मैपिंग है। ऐसे ही f3 इक्वल टू देखिए यहाँ पर 5 है, तो f इनवर्स 5 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इतने से आप ये समझ गए होंगे कि इनवर्स मैपिंग क्या होती है। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं सम स्पेशल फंक्शंस पे। कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं जिनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो पहला फंक्शन है यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन। अब ये क्या है आप इसको देखिएगा। डेफिनेशन है ए फंक्शन f फ्रॉम a टू a। यहाँ पर a से a पर है, डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम होना चाहिए। इज एन आइडेंटिटी फंक्शन इफ fx इक्वल टू x। fx इक्वल टू x मतलब आप समझ पा रहे होंगे, यानी कि x की इमेज x हो, जो एलिमेंट है उसकी वही इमेज हो। तो इसका देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा f इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। इस तरीके के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो इसके एलिमेंट होंगे। ग्राफ पे आते हैं स्टूडेंट्स के। तो fx इक्वल टू x का अगर हम ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर fx मीन्स कि y, तो y इक्वल टू x हमको मिलेगा। तो y इक्वल टू x हम जानते हैं कि ये ओरिजिन से जाने वाली लाइन होती है, तो ये fx इक्वल टू x का
ग्राफ होगा। कांस्टेंट फंक्शन देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, ए फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज कांस्टेंट फंक्शन इफ fx इक्वल टू c। इस fx इक्वल टू c से आप ये समझिए कि यानी कि fx जो है वो एक कांस्टेंट हो, यानी कि अगर हम x की जगह 1 रखें तो भी कांस्टेंट आए, 2 3 4 कुछ भी रख दें तो कांस्टेंट ही आए। जैसे इसका एक एग्जांपल आप देखिए कि fx इक्वल टू जैसे 4 है, तो अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर अगर हम x की 1 रखेंगे तो भी 4 आएगा, 2 रखेंगे तो भी 4 आएगा, 3 रखेंगे तो भी 4 आएगा, क्योंकि इधर x है ही नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमको जो फंक्शन मिलेगा f 1,4, 2 रखेंगे तो भी 4, तो 2 4 3 4, यानी कि हर एलिमेंट की इमेज जो है वो 4 ही आएगी। अब हम इसका ग्राफ पे आते हैं स्टूडेंट्स। जैसे fx इक्वल टू 4, इसको अगर हम इक्वल टू y मान लें अगर, तो ये y इक्वल टू 4 हमको लाइन मिल जाएगी जो कि x एक्सेस के पैरेलल होती है। तो इस तरीके से हम एक लाइन ले लेंगे तो ये y इक्वल टू 4 ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ होगा। इसका एरो डायग्राम अगर स्टूडेंट्स हम आते हैं इस पर, तो इस तरीके का कुछ होगा कि यहाँ पर जैसे हमने 1 2 3 ले लिया और यहाँ पे 4 ले लिया, तो 1 की इमेज 4, 2 की भी 4, 3 की भी 4, इधर जितने भी एलिमेंट होंगे सबकी इमेज यही 4 आएगी। ऐसे ही जैसे आइडेंटिटी फंक्शन अगर है तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे जैसे ये 1 2 3 है, इधर भी मान लीजिए 1 2 3 है, तो 1 की 1 होगी, 2 की 2 होगी, 3 की 3 होगी। तो इस तरीके से ये इनके स्टूडेंट्स वेन डायग्राम है, सॉरी वेन डायग्राम नहीं, एरो डायग्राम है, और ये इनके ग्राफ हैं आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन के। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स कि fx इक्वल टू मॉड x, जैसे मान लीजिए कि फंक्शन मॉड x है, इसको हम दो इंटरवल में ब्रेक करते हैं कि इसकी वैल्यू x होती है अगर x 0 या 0 से बड़ा है, और मॉड x की वैल्यू माइनस x होती है अगर x 0 से छोटा है। ये हमारा मॉडुलस फंक्शन है। अब इसका हम यहाँ पर ग्राफ देखते हैं क्या होगा। देखिए y fx मीन्स y इक्वल टू x हमको लेना है जब x 0 से बड़ा हो। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि y इक्वल टू x इस तरीके की लाइन है जैसा मैंने यहाँ पर बताया, लेकिन हमको ये लाइन केवल इतनी लेनी है, x इक्वल टू 0 देखिए यहाँ पर होगा, और इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो x 0 से बड़ा होगा। तो हमें x 0 या 0 से बड़ा जब है तब y की वैल्यू x लेनी है। तो इधर की लाइन हम यहाँ पर नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि इधर जब हम आएंगे तो x हमारा निगेटिव हो जाएगा इधर जाने पे, तो y इक्वल टू एक्स इतनी ही लाइन ली जाएगी। अब हम आते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स। तो y इक्वल टू माइनस एक्स हम स्टूडेंट जानते हैं कि ये पूरी लाइन इस तरीके से होती है, लेकिन हमको ये पूरी इधर की नहीं लेनी है, क्योंकि इधर हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो x हमारा 0 से बड़ा हो जाएगा, जबकि कंडीशन क्या है यहाँ पर कि x 0 से छोटा है। तो हमको यहाँ पर केवल इतनी ही लाइन लेनी है। तो इस तरीके से ये हमको जो भी मिला ये हमारा मॉड x का ग्राफ होगा। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन है fx इक्वल टू मॉड x बाई एक्स इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू है 0 व्हेन x इक्वल टू 0। और हम इसको स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको आप देखिएगा। अगर x 0 से बड़ा है तो देखिए मॉड x की वैल्यू x होती है जैसा मैंने पीछे बताया, तो x बाई एक्स 1 हो जाएगा हमारा जब x 0 से बड़ा है। और अगर x 0 से छोटा है तो देखिए यहाँ पर मॉड x की वैल्यू माइनस x हो जाएगी, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स ये कैंसिल होके -1 आ जाएगा, और बाकी अगर x 0 के इक्वल है तो इसकी वैल्यू 0 रहेगी। तो इसको इस तरीके से ब्रेक करके हमने इस फॉर्म में लिख लिया, तो ये सिग्नम फंक्शन कहलाता है। अब इसके हम स्टूडेंट्स ग्राफ पर आते हैं। तो ग्राफ के लिए देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर fx को हम y अगर ले लेते हैं तो y इक्वल टू 1 जब x 0 से बड़ा है, तो y इक्वल टू 1 देखिए स्टूडेंट हमारी यहाँ पर ये लाइन होगी x एक्सेस के पैरेलल,
लेकिन इसमें ज़ीरो शामिल नहीं है, तो हमें यहाँ पर एक सर्किल ले लेना चाहिए और इसको डार्क नहीं करेंगे। अगर ज़ीरो शामिल होता तो हम यहाँ पर इसको डार्क कर देते। ये ज़ीरो से आगे जब हम बढ़ रहे हैं, देखिए वाई एक्सेस पे ज़ीरो होता है और इधर की ओर जब हम बढ़ेंगे तो x की वैल्यू जो है वो बढ़ती है, y एक्सेस पे x 0 होता है। तो इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तब y की वैल्यू 1 आएगी और x लेस देन 0, y इक्वल टू -1 है, तो y इक्वल टू -1 ये हमारी इस तरीके की लाइन होगी, लेकिन ये 0 इसमें शामिल नहीं होगा। ये हमारी y इक्वल टू -1 लाइन हो गई, x एक्सेस के पैरेलल नीचे की ओर हो गई है। और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो x इक्वल टू 0 यहाँ पर होता है और y इक्वल टू 0 भी यहीं पर होता है, तो इसको हम डार्क करके दिखा देंगे। मतलब यहाँ पर 0 शामिल है, इन दोनों में 0 शामिल नहीं है। तो ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं इवन फंक्शन पे। इवन फंक्शन क्या है कि इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स देन एफ एक्स इज कॉल्ड इवन फंक्शन। मीन्स कि x की जगह अगर हम माइनस एक्स रिप्लेस कर दें किसी फंक्शन में तो वो फंक्शन वही का वही बना रहे। एक एग्जाम्पल से आप इसको देखिए, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए कॉस एक्स है, इसमें अगर हम x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दें तो ये कॉस माइनस एक्स आ गया। तो कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस का कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स देखिए ये यही एफ एक्स आ गया। तो हुआ क्या, यहाँ पर हमने इसमें x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया तो ये हमारा एफ एक्स ही बना रहा। ऐसी कंडीशन अगर किसी भी फंक्शन में फॉलो हो रही है तो वो इवन फंक्शन कहलाता है। ऑड फंक्शन देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि इफ f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, मतलब x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने पर फंक्शन निगेटिव हो जाए। जैसे एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसमें हम x की जगह अगर माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा, यानी कि माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। माइनस एक्स क्यूब, इसको हम माइनस और ये एक्स क्यूब को एफ एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कि x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने पर माइनस एफ एक्स आ जाता है। तो इस तरीके से ये एक्स क्यूब जो है वो हमारा ऑड फंक्शन होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्टूडेंट्स देखिए क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक बड़े ब्रैकेट बिग ब्रैकेट के अंदर हम x लिखते हैं, इससे ये शो किया जाता है। इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू x, यानी कि यहाँ पर ये जो भी नंबर लिखा है उससे छोटा या उसके बराबर हमको इंटीजर लेना है। एक एग्जाम्पल से आप समझिए यहाँ पर इसको, जैसे कि इस तरीके से यहाँ पर लिखा है 2.7, तो इससे जस्ट छोटा हमको यहाँ पर इंटीजर लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, बट इससे छोटा लेस या इसके इक्वल। यहाँ पर लेस लेंगे 2, इक्वल की कंडीशन जो लिखी है देखिए स्टूडेंट्स तब आएगी जैसे जब यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर इंटीजर लिखा है, तो इंटीजर लिखा है तो हम यहाँ इस इक्वल की कंडीशन को फॉलो करेंगे, और अगर इंटीजर नहीं लिखा है तो इससे जस्ट छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको लेना है यहाँ पर, जैसे हमने ये ले लिया है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल पे आते हैं, मान लीजिए 3.1 लिखा है, तो 3.1 लिखा है तो हम यहाँ पर इससे छोटा जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा, इससे छोटा 3.1 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर मीन्स कि 3 लेंगे। जैसे मान लीजिए कि -2.8 लिखा है, तो 2.8 इससे जस्ट छोटा जो इंटीजर होगा वो -3 होगा। तो आप इन एग्जाम्पल से समझ चुके होंगे कि क्या होता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स थे फंक्शन के। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप स्टूडेंट्स देखिएगा कि इन फंक्शंस के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनसे आपको ये पूरा फंक्शन क्लियर हो जाएगा।